सियासी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम तेज हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस संविधान, बाबा साहेब और बापू की धरोहर की रक्षा के लिए संघर्ष का दम भरती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इन मुद्दों पर अपनी मजबूती और सरकार के कार्यों का प्रचार के लिए महाआयोजन किया। महू में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली और बीजेपी सरकार के आयोजन ने राजनीति का तापमान और भी बढ़ा दिया। जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। कांग्रेस पार्टी को, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है। अगर आप सभी अंबेडकर बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। देश के संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इसलिए देश में 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। चुनाव आयोग पोता हो गया है, जितनी स्वायत्त संस्था है पंगु हो गई है। देश की संसद और विधानसभा का असर कम होने लगा है और सबसे बड़ी बात, देश के संविधान जो मौलिक अधिकार है आम जनता के, उनके हाथ होने लगा है। 400 पार आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। मैंने चुनाव करते हुए कहा था कि ये सरकार कभी पूरी नहीं बन सकती। ये लंगड़ी सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है। बीजेपी ने भी इंदौर की धरती पर सरकार के महाआयोजन के जरिए अपनी सियासत को धार दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित बीजेपी के दिग्गज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 47 सालों में मध्य प्रदेश में बाबा साहेब का स्मारक क्यों नहीं बनवाया। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। बीजेपी ने बाबा साहेब के पंच तीर्थों के लिए कार्य किए हैं। बाबा साहब की इतनी बड़ी देन, लेकिन उनको कोई सम्मान इनने नहीं दिया, बल्कि उल्टे खुद को भारत रत्न ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ने खुद को भारत रत्न ले लिया। दूसरे प्रधानमंत्री इनके परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी भारत रत्न अपने को खुद को ले लिया। आगे बढ़ो, लंबा समय निकल गया, लेकिन बाबा साहब के योगदान को याद नहीं किया। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। कांग्रेस इस हिंदुस्तान की जनता को जवाब दे। मध्य प्रदेश की जनता को जवाब दे कि मध्य प्रदेश के लिए और देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों के लिए क्या काम किया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि आज पूछ रही है कांग्रेस के नेतृत्व से, श्रीमान राहुल गांधी, आप केवल राजनीतिक पर्यटन करने के लिए महू आए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर महू जाते, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर आते, अगर वो दीक्षा भूमि के बारे में सोचते, बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों पर अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आता है तो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के लिए उस पंच तीर्थ का निर्माण करने का काम कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री से पूछना चाहता हूं कि आज बाबा साहब अंबेडकर के जिस जन्म स्थान पर आप आए हैं, यहां मध्य प्रदेश में 47 साल सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक आपने मऊ में क्यों नहीं बनाया, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं के बीच इस
तत्कालीन संघर्ष ने धर्म और राजनीति को जोड़ दिया है। कांग्रेस की रैलियों में बाबा साहेब और बापू के प्रति सम्मान को आधार बनाकर बीजेपी पर हमला हो रहा है, जबकि बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि और संविधान के प्रति सम्मान की कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसी सियासी युद्ध के बीच एक बात साफ है कि इस राजनीतिक लड़ाई के दौर में संविधान की रक्षा, दलितों के अधिकार और सामाजिक न्याय की बात सबसे अहम है। ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी इस लड़ाई को किस रूप में लड़ेंगे। जनता का मिजाज क्या होगा और राजनीति में कौन सा पक्ष विजयी होगा, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस मध्य प्रदेश की सियासत में इस बात को लेकर है कि संविधान की लड़ाई अब मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव का एक अहम मुद्दा जिसने कई तरीके से इफेक्ट किया चुनाव को, और उसका असर ये रहा कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी थोड़ा चूक गई। और अब कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा हर जगह काम कर जाएगा, और इसीलिए इस मुद्दे को शायद कांग्रेस छोड़ना भी नहीं चाहती। और इसीलिए कांग्रेस ने अपने नारे में जय बापू के साथ जय संविधान और जय भीम को भी जोड़ा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस का ये महत्वपूर्ण संविधान बचाने का कार्यक्रम होता है तो इसकी सियासी लहरें पूरे सियासत को लहरों से एक तरीके से कहें कि गुंजेमान कर रही हैं। ऐसे में क्या है इसके राजनीतिक मायने, इस कार्यक्रम का क्या राजनीतिक असर हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सचिन जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोशनी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे योगी राज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है, और वो ये कह रही है कि जैसे देश में असर हुआ और संविधान खतरे में है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी होगा, और उससे कुछ सियासी डैमेज करने की कोशिश हो रही है। जवाब भी दिया गया है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस आखिर इस कार्यक्रम के जरिए संदेश क्या देना चाहती है। हमारे साथ बनी हुई हैं रोशनी यादव जी। रोशनी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी जी। हम कोशिश करेंगे कि आवाज आप तक पहुंचे। जब तक जैन साहब के पास चलते हैं। और जैन साहब, इस तरीके की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, संविधान में आरक्षण है, इन बातों को लेकर हमलावर रही है कांग्रेस। और इस बार जो कार्यक्रम इंदौर में हुआ है, राहुल गांधी मंच से कह रहे हैं, खड़गे कह रहे हैं, वो सीधा उंगली दिखाती है कि बीजेपी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश की सरकार कटघरे में है। क्या कहेंगे, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस ये जो कार्यक्रम कर रही है, ये सब आत्मग्लानि से दग्ध करके पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इस कारण से कांग्रेस से बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए अब ये कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए, अगर इतिहास से जाएंगे, इतिहास से या वर्तमान से अभी से जाते हैं, तो जीतू पटवारी जी स्वयं कह रहे थे कि मऊ से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना प्रारंभ करेंगे वो, और जिसमें खड़गे जी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, स्वयं उन्होंने कहा है। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने एक पोस्टर लिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र था, उस चित्र के पीछे लिखते हुए नजर आ रहे हैं और घुटने पे रखा हुआ है उस चित्र को, तो इस प्रकार से उनका अपमान कर रहे हैं। जिस प्रकार से बात कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पत्रकार वार्ता आयोजित करते हैं, और उस पत्रकार वार्ता में आपने देखा होगा कि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरी तरफ बापू महात्मा गांधी जी, दोनों के ऊपर कौन को विराजित कर दिया, फोटो में आपने देखा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। तो कांग्रेस की असली भावना आज भी प्रतिपादित हो जाती है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरी यात्रा में जीतू पटवारी जी अंबेडकर जी का संविधान की बात करते करते कहने लगे कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। तो कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर आज भी है, और इतिहास में प्राचीन समय से भी है, 1947 से भी है, या उसके पहले से भी। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वयं कहा कि कांग्रेस उन्हें गद्दार कहती है। ये स्वतंत्रता के पूर्व की मैं बात बता रहा हूं, उनके स्वयं का कथन है। और जिस प्रकार से नेहरू जी ने एडमिना माउंटबेटन के लिए जो पत्र लिखा, उस पत्र में आप देखिए, एक तरफ तो पत्र जाते थे, एरोप्लेन से जाते थे, इतना पैसा सरकार के पास रहा, नेहरू जी के पास, सरकार के पास रहा, लेकिन जब बाबा साहब ने कहा कि मेरी किताब को प्रकाशित करना है, उस किताब के लिए पैसे चाहिए, सरकार से करिए, सरकार प्रकाशित कर दे, तो उनको लिखित जवाब दिया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए आपकी किताब को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ वो पत्र लेकर के एडमिना माउंटबेटन के पास जाता है और उसमें क्या कहते हैं नेहरू जी कि बाबा साहब अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द कैबिनेट। तो कैबिनेट से ड्रॉप करने की वो आनंदित हो रहे हैं, उस पत्र में लिखा गया है एडमिना के लिए। और जिस प्रकार से जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने त्याग पत्र दिया, तो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन को संसद के अंदर पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, तो ये भी एक अपमान किया गया था, उनको रोका गया था। जिस प्रकार से फिर पुनः बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराने का काम किया चुनाव में, दो चुनाव में कांग्रेस ने हराया, चाहे नारायण काजरोलकर जी, उनको पद्म अवार्ड दिया गया। 1970 में इंदिरा जी की सरकार थी उस समय, और हमें जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1989 में, जब हमारी सरकार रही, बीपी सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जीते जी भी कांग्रेस ने किया, स्वतंत्रता के पूर्व भी किया, स्वतंत्रता के पश्चात भी किया। तो स्वयं तो गुटबाजी तब भी थी, कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर तब भी विद्यमान था, और आज भी कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर विद्यमान है। जीतू पटवारी जी एक असफल पटवारी सिद्ध हो गए। उन्होंने अपनी महू के भाषण में कहा कि मुझे दुख हो रहा है, मैं दोषी हूं कि मैं 10 सीट भी नहीं दिला सका, स्वयं कहते थे। और मुंगेरी लाल सिद्ध हुए जीतू पटवारी जी, पहले कहते थे कि 20 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की लोकसभा में आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में शून्य देने का काम हुआ है, तो शून्य का आविष्कार करता, अगर शून्य सांसद के आविष्कार करता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कोई है, तो जीतू पटवारी जी ने अपने लिए एक काला कीर्तिमान रचवा लिया है। शून्य सांसद हो गए हैं आज मध्य प्रदेश में, तो उसकी कसक भी उभरी, उन्होंने उसकी भी क्षमा मांगी है। मुझे लगता है वो यही कह रहे थे कि वो सबसे बड़े जीतू पटवारी जी लूजर सिद्ध हुए हैं, सबसे बड़े मुंगेरी लाल सिद्ध हुए हैं, सबसे बड़े ब्लफ मास्टर सिद्ध हुए हैं, तो ये सिद्ध हुए हैं। और संविधान का अपमान तो जैन साहब आपको आऊंगा, लेकिन रोशनी जी की बात पहले सुन लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से हम डिबेट कर पाएंगे। कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम के पीछे का क्या उद्देश्य रखा है, कैसे वो मुद्दे को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोशनी जी बताएंगे। रोशनी जी, ये मुद्दा तो पहले से चर्चा में था, अब इस मुद्दे में एक बड़ा आयोजन करके कांग्रेस का क्या संदेश है? देखिए, मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों और आपको मेरा नमस्कार। कांग्रेस का और इस पूरे देश की जनभावना का संदेश गांव ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है कि जिस संविधान को गठित किया गया है, जिस संविधान में जिस आर्टिकल के तहत इस देश के, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़े हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, जिसको एक समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिन एक्टों के तहत ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। अभी मेरे भाई बहुत लंबे बखान कर रहे थे, तो मैं महू इंदौर की सभा से इसी बात से शुरुआत करती हूँ। ये किस तरह का सम्मान देते हैं ये बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, कि इंदौर से उनकी मूर्तियां हटवा देते हैं आपके विधायक और आपके नेतागण, और ऊपर से आप जो है बावाई लूटते हैं। आपको शर्म नहीं आती? जिस संविधान के हक में आप बोल करके आज यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं और उसको आप अपमानित करते हैं, और बार बार इस बात को लेकर के कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव हराया। अरे ये उनके लेटर के लिखे हुए शब्द हैं, इसको भी आपने देखा होगा। आज खड़गे जी ने उस बात को मंच से बताया है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वीर सावरकर जी और पाटिल साहब ने मुझे चुनाव में हराया है, मैं पूरा ठीकरा इनके सर पे फोड़ता हूं। तो क्या आपको ये नजर नहीं आया उस मंच के द्वारा जो खड़गे जी ने शब्द कहे? तो आज देखिए इनकी जो परंपरा है। जी जी जी, चलिए आएंगे। रोशनी जी, आवाज आ रही है आपको? मौका दूंगा जैन साहब आपको भी, लेकिन ये एक तरीके से बताने की कोशिश है कि जो आप लोग भी बातें कहते हैं उसमें भी कुछ अर्ध सत्य है। आएंगे आपके पास, लेकिन पहले योगी राज जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश को इस संविधान की लड़ाई का जो युद्ध स्थल है वो क्यों बनाया जा रहा है, क्या इसके जरिए हासिल करने की कांग्रेस की कोशिश है। हालांकि जवाबी और पलटवार भी बीजेपी की ओर से हमें देखने को मिला है। इन दोनों बातों को
आप कैसे देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में योगीराज जी? योगीराज जी, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आई नहीं भाई। जी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज कट कट के आ रही है। चलिए बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, हम सुधारने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है। जैन साहब, चलिए जैन साहब से जो मिलते हैं। जैन साहब, ये जो यादव जी, रोशनी यादव जी कह रही हैं, उसमें भी कुछ दम लगता है। हर चीज कांग्रेस से नहीं चिपक सकती, दोनों ओर से भी कुछ बातें हैं। सारी बातों का वहां स्पष्टता आ जाती जनता के पास। जिस प्रकार से रोशनी दीदी ने कहा, रोशनी बहन हमारी, उन्होंने बताया, लेकिन वो अर्धसत्य वो है। अगर अब जैसे संघ के ऊपर उन्होंने कहा संघ ने हरवाया या सावरकर जी ने हरवाया, तो अगर संघ ने ऐसा किया हुआ है तो कांग्रेस ने 1963 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री रहे तो गणतंत्र में, अभी कल ही गणतंत्र तो मनाया हमने, उस गणतंत्र दिवस के 76वां गणतंत्र था, जिसको कि सुक्खू जी उनके मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं 75वां गणतंत्र मनाया। वो गिनती भूल गए होंगे, मैं गिनती बताना चाहता हूं, 76वां गणतंत्र दिवस। दूसरी बात, जो जी आवाज आ रही है आपको? स्वयंसेवक संघ को 3000 से ज्यादा स्वयंसेवकों के साथ में क्यों आमंत्रित किया गया था? जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और हमें जब चीन सारी की सारी सेना सीमा पर भेजी गई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया था। इस कारण से सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3000 स्वयंसेवकों को सम्मानित करने का काम, परेड में बुलाने का काम, परेड कराई गई थी, तो नेहरू जी के समय हुआ था। और आप देखें, वही सावरकर जी को ये लोग पानी पी पी करके कोसते हैं, तो फिर इंदिरा जी ने उनको सन ऑफ इंडिया क्यों कहा, भारत पुत्र क्यों कहा, उनके नाम पर डाक टिकट क्यों जारी किया गया? तो ये सारी बातें सिर्फ निर्मूल सिद्ध हो जाती हैं। ये चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारत के आत्मनिर्भर भारत या भारत के स्वतंत्र प्रधान होने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अप्रतिम योगदान है, उस अमूल्य योगदान है। उस योगदान के कारण ही आज हम जो है, चाहे वो गोवा हो, गोवा भी अगर हमारे साथ में आया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण से आया है, या अगर पंजाब आया है जो हमारे पास, या जो बंगाल आया से अपन हट जाएंगे। तो सत्येंद्र जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये देखिए, कांग्रेस एक मुद्दे को प्लांट करना चाहती है। क्या ये मुद्दा मध्य प्रदेश में चल पाएगा? क्या आप लोग जिन चीजों की बात कर रहे हैं उससे अलग हटकर एक बड़े वर्ग को पार्टी से अलग करने की कोशिश में कांग्रेस दिख रही है इस तरीके के आयोजन के जरिए? किससे प्रश्न है? जी सत्येंद्र जी, आपसे ही। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस तो स्वयं गुटबाजी के कैंसर से आज भी ग्रसित है, और उस समय अंबेडकर साहब को गुटबाजी के कैंसर से तो कांग्रेस पूरी पीड़ित है। और जीतू पटवारी जी एक असफल अध्यक्ष सिद्ध हुए, मध्य प्रदेश में असफल पटवारी सिद्ध हुए हैं, और डॉक्टरी भी करने लगे, वो स्कैनिंग कर रहे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए, वो फिर असफल सिद्ध होंगे। क्योंकि आप बताएं जीतू पटवारी जी कि कैंसर क्या राहुल गांधी कैंसर है कांग्रेस के लिए, क्या प्रियंका जी कैंसर है, क्या खड़गे जी कैंसर है, या क्या कमलनाथ जी कैंसर है, क्या दिग्विजय सिंह जी कैंसर है? तो ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये सारा का सारा पश्चाताप की अग्नि में दग्ध है, ये प्रायश्चित कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने संविधान का अपमान किया। अभी जो उनके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने कहा कि संविधान का संशोधन भाजपा, अरे भाई 77 से ज्यादा संविधान संशोधन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज 106 संविधान संशोधन हुए हैं संविधान में, तो भाजपा ने तो मात्र 22 संशोधन किए। कांग्रेस ने जरूर, आप जो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की आज मैंने वक्तव्य सुना, उन्होंने भी कहा उसमें कि मौलिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है। अरे भैया, 24वां संशोधन अगर याद हो, 1970-71 की बात है, उसमें इंदिरा जी ने जो संशोधन किया 24वां, उस संशोधन में मौलिक अधिकारों पर कट किया गया था। मौलिक अधिकारों पर कैंची चलाने का काम इंदिरा जी ने किया। और संविधान का भंजन अगर 1975 का जो है मीसा एक्ट जो लगाया गया है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो पूरी तरीके से गलत लगाया गया था। और जिस प्रकार से, बिल्कुल रोशनी जी, आप लोग जरूर संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ पुराना इतिहास जो है वो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और ये मुद्दा स्टैंड कितना कर पाएगा? एक बार लोकसभा में कुछ जगह चल गया, लेकिन सब जगह वही बात चल पाएगी क्या? पिछली सरकारों की बातें याद दिलाई जा रही हैं, उसका क्या जवाब है?
देखिए यादव जी, बिल्कुल पुराना इतिहास कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा, क्योंकि इतिहास लिखने में सबसे बड़ा सहयोग कांग्रेस का है। और ये भूल गए हैं कि आजादी में जो हमारे कांग्रेस के लोगों ने और वीर शहीदों ने जो अपने खून से इस देश के इतिहास को रचा है और आज जो खुली सांस ले रहे हैं, तो ये उसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आरएसएस और इनका तो कोई योगदान नहीं रहा। इनके आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी कहते हैं, उनके अनुसार उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जो है आजादी मिली है। इनके सारे नेता भी यही कहते हैं, इनकी अभिनेत्रियां यही कहती हैं कि 2014 में जो है आजादी मिली है, जिनको ये नहीं पता है कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इस तरीके के एजेंडे, बेबुनियादी के ढांचे पे जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो केवल हमेशा धर्म की चादर ओढ़ करके इस भारत देश के युवाओं को बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाहती है, जो ना रोजगार की बात करती है, ना स्वास्थ्य की बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है। आज मैं इसी मध्य प्रदेश में जो 29वें राज्य के रूप में जाना जाता है, आज शिक्षा में कितने आगे हैं आप देखें कि सबसे ये अलग कभी चर्चा कर लेंगे रोशनी जी। लेकिन आज जो संविधान को लेकर लड़ाई छिड़ गई, राहुल जी को आपने बुला लिया, खड़गे जी को बुला लिया, एक मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन पुराना इतिहास भी तो कांग्रेस को बताना होगा कि उनके द्वारा भी तो कुछ छेड़छाड़ हुई है और संविधान में संशोधन होते रहते हैं, उसे बदल देना जैसी बातें कहना, कितना लोग इसको स्वीकार करेंगे, क्या कर पाएंगे स्वीकार? ये तो यादव जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा में, आपको याद होगा कि इनके नेताओं के द्वारा एक नारा दिया जा रहा था कि 400 पार आप करवा दीजिए, हम संविधान के पन्ने फाड़ देंगे, हम संविधान को बदल देंगे। तो संविधान में संशोधन की बात से कोई भी इनको मना नहीं करता, लेकिन आप कहें कि मैं संविधान को ही बदल दूंगा, इनके नेताओं को माफी मांगना चाहिए ना, इनको याद होना चाहिए अगर इन्होंने गलती की है। और इस पूरे देश में, मैं तो कहूंगा बाहरी जनता और देश की जनता को मैं धन्यवाद दूंगी आपके चैनल से कि उन्होंने वो सबक सिखाया कि ये बैसाखी की सरकार चला रहे 240 में आप सिमट गए हैं, उस पर भी आज मध्य प्रदेश में ये कैंसर की बीमारी का इलाज बता रहे हैं, तो जरा अपनी पार्टी के नेताओं में भी थोड़ा सा कैंसर की बीमारी का इलाज करवा दे, मुझे लग रहा बेहतर होगा। कैलाश में जो है की थी, आज तक इनके इंदौर में जो है जिलाध्यक्ष नहीं बन पाया है। भूपेंद्र सिंह जी, वहां गोविंद सिंह राजपूत जी की ठनी हुई है, यहाँ पे जो है ठीक है, दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी है। छवि अच्छी ना हो जाए तो योगी राज जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आऊंगा आप दोनों के पास। योगी राज जी कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? ये थोड़ा सा अलग हट जाएंगे हम मुद्दों से, अगर अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम का क्या राजनीतिक मायने निकाला जाए, क्या राजनीतिक उद्देश्य दिखता है आपको? देखिए, वोट बैंक की राजनीति है, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य थोड़ी उसका, ना उसका उद्देश्य कोई देश के लिए है। 16% दलितों के वोटों का सवाल है ये, और 16% दलितों के वोटों के चक्कर में आप 84% लोगों को उपेक्षा करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि न संविधान का संशोधन की बदलने वाली बात है। कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही कि 400 सीटें जाएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन इतिहास की बात करें तो कांग्रेस तो बदल चुकी है संविधान को कई बार। तो अब ये जो लड़ाई है वो एक ऐसी लड़ाई है, अंधेरे में तीर चल रहे हैं। तो ना तो इस विषय का कोई महत्व है और ना इस विषय में किसी को इंटरेस्ट है कि संविधान बदल दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, देश के, मेरी आवाज मिल रही है क्या आप लोगों को? जी बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के हित के लिए यदि संविधान में संशोधन करना पड़े, संविधान को बदलना पड़े, तो बदला जाना चाहिए। ठीक है, संविधान इस बात के लिए बदला जाना चाहिए, ये देश सभी लोगों का है, किसी एक विशेष वर्ग को वीआईपी दर्जा ना दिया जाए। ये तमाम तरह के बोर्ड जो बने हुए हैं उनको खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़े तो करना चाहिए। वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वर्शिप एक्ट, ये सारे एक्ट यदि बदलने जनता की डिमांड है तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है। और एक ही पार्टी को संविधान रोशनी जी, क्या यही आप लोगों का पॉइंट है कि संविधान में बदला जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, यही है क्या मूल? कि बदलाव तो एक प्रक्रिया है, कई बार बदला जाता है। रोशनी यादव जी, देखिए कहां से शुरू होती है, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब संसद में और लोकसभा के इलेक्शन में भी
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई और संसद में खड़े होके जो पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के गृह मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो किस भाषा में कहते हैं कि आजकल एक फैशन चल गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लिया गया होता तो शायद आपके 7 जन्मों के पाप कर जाते। तो इस बात से क्या आप अर्थ निकालेंगे? और पूरे देश की जनता, जिस एक तबके के नहीं, ये पूरे देश के जिन महिला, एज अ महिला, मुझे भी अगर वोट की पहली आजादी मिली है तो संविधान के दायरे में मिली है। अगर आज बोलने की आजादी मिली है तो संविधान के दायरे में मिली है, तो वो हमारे लिए भगवान है। तो आप अगर इतने अच्छे पद पर खड़े होकर के संसद में अगर इस तरीके का शर्मनाक बयान देते हैं तो क्या हमें लोगों को जागरूक नहीं करना पड़ेगा? और आज में आप चलिए ठीक है, आ गई आपकी बात आ गई जैन साहब, ये बातें वहां से शुरू होती है जी, आ गई आपकी बात, आएंगे हम, चलते हैं बीजेपी से जवाब ले लेते। ये जो गांधी जी का नाम लेकर के ये लोग राजनीति करते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम उनके पद चिन्हों पर 1951 की बात मैं याद दिला देता हूँ। पहला संविधान कह रहा बोलने की आजादी थी, बोलने की आजादी थी, तो रोशनी दीदी को बता दूं, बोलने की आजादी पर सबसे पहले पर कतरने का काम या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का काम सबसे पहला संविधान संशोधन किया, और नेहरू जी उसके लिए दोषी हैं। और क्यों दोषी हैं ये भी सुन लीजिए। 1951 18 जून 1951 को यह संशोधन किया गया, और 18 जून 1951 समझ रहे हैं आप, 1952 में जब आम चुनाव हुए उसके बाद किसी भी चुनी हुई सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन संविधान सभा के क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, तो अगर कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में नैतिकता का पुण्य होता, मैं कहूंगा नैतिकता का पुण्य तो था ही नहीं, पाप किया था कांग्रेस ने उस समय भी, क्योंकि चुनी हुई सरकार नहीं थी। तो नेहरू जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 अंतः स्थापित अनुच्छेद 31K, 31B जोड़े गए, ये सब किए गए। तो संविधान का पहला संशोधन जो किया गया था वह गलत तरीके से किया गया था, पहली चुनी हुई सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। तो कांग्रेस ने प्रारंभ से पाप किया। और आप देखिए हमने, और जिस प्रकार से आपने आपातकाल का संशोधन किया, 42वां संशोधन, इमरजेंसी लगाई, संसद का कार्यकाल 6 साल कर दिया, सांसदों का 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का, 6 साल कर दिया गया पहली बार। तो ये सारे काम, और राहुल गांधी क्या कहते हैं, स्क्रैप कर देंगे रिजर्वेशन को, तो वह उनके मन में भावना है, साफ साफ आ जाती है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस रिजर्वेशन को स्क्रैप करना चाहती है। क्योंकि राजीव गांधी जी ने कहा था आरक्षण से बुद्धू हो जाते हैं, ये जिनको आरक्षण मिल रहा है ओबीसी बंधुओं को, एसटी बंधुओं को, एसटी बंधुओं को, या हमारी माताओं बहनों को, ये बुद्धू हो जाएंगे। आरक्षण इस प्रकार से विरोध करने वाली कांग्रेस है। झोंक रहे हैं नोटबंदी करके, जो गरीबों को गरीब बनाने की स्कीम है। आज मुझे नहीं, ये आरक्षण संविधान पे चर्चा है ना रोशनी जी, आज तो फायदा हुआ। देखिए ये संविधान की भी मैं बात कर रही हूँ। जब कांग्रेस पार्टी मनरेगा स्कीम लेकर के आती है, आज इन्होंने पूरे देश में उसका कितना इम्प्लीमेंट किया है और कितना जो है गरीबी रेखा का स्तर बढ़ाया गया है। आज संविधान में ये संशोधन की बात कहते हैं, तो इन्होंने ऐसा कौन सा संशोधन चलिए संशोधन इस देश में युवाओं को रोजगार बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो ये देखिए लगातार, चलिए सियासी लड़ाई है और संविधान की ये जो लड़ाई है वो शायद अभी इतनी जल्दी शांत नहीं होगी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में ये प्रयोग करने की कोशिश की गई है। कितना इसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और जिस ढंग का हुंकार राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की धरती से भरी है, उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हम अपनी डिबेट में लगातार चर्चा में लाएंगे, तो और चीजें सामने आएंगी। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रोशनी यादव जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और योगी राज जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।